सो हेलो 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 माय ऑल लिटिल चैंपियंस। बेटा कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छा होंगे, अपने लाइफ में तोड़ू फोड़ू और जुगाड़ू काम कर रहे होंगे। तो बेटा आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 और 5.1 हम आज के वीडियो में खत्म भी कर देंगे, यानी कि ये वन शॉट लेक्चर होने वाला है एक्सरसाइज 5.1 के सोल्यूशन का। इसमें 5.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, वो सारे के सारे हम एक वीडियो में करने वाले हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार रहने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो सीधे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं। फॉर एग्जांपल जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए कॉमा ए प्लस डी, फिर आएगा ए प्लस टू डी, फिर आपका आ जाएगा ए प्लस थ्री डी। तो ऐसा करके जो भी आपका सीक्वेंस आता है उसे हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसमें सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? दो कंजिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है ना बेटा, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो देखो, ऐसे अगर मैं मान लो अगली में से पिछली को घटाता हूँ, मान लो कि ए प्लस डी में से मैं ए को घटाता हूँ तो ये क्या आएगा? डी। ओके, फिर अगर इसके अगले वाले में से इसको घटाता हूँ तो ये भी क्या आएगा? डी। फिर अगर इस अगले वाले में से इसको घटाता हूँ तो ये भी क्या आएगा? डी। यानी कि अगला टर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला। ओके, पिघला लिख दिया, चलो कोई ना। अगला माइनस पिछला बराबर कांस्टेंट। अगर अगला माइनस पिछला करने पे आपका कांस्टेंट आ रहा हो, यानी अगली टर्म माइनस पिछली टर्म करने पे आपके कांस्टेंट आ रही हो, तो आप समझ लेना कि वो क्या है? वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म होता है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ओके, तो बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगने वाला है। सारे के सारे पूरे एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। ओके, और कुछ हमें और चीज़ों का इन्फॉर्मेशन होगा आगे, तो मैं जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे बता दूंगा। ओके, और हालांकि ये एक सोल्यूशन लेक्चर है तो इसमें ज़्यादा मैं कॉन्सेप्ट नहीं बताता, लेकिन फिर भी आपको जो रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट होगा वो मैं जरूर बताऊंगा। ओके, तो चलो सीधे क्वेश्चन नंबर वन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई? तो क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं कि नहीं, हमें बस वही बताना है। तो चलो क्वेश्चन नंबर वन अपना यहीं से शुरू कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन हमारा ये कह रहा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड देन आफ्टर, मतलब उसके बाद जो है 8 रुपीज फॉर ईच किलोमीटर। तो तुम्हें नहीं लगता कि अगर उस टैक्सी में तुम 1 किलोमीटर ट्रेवल करते हो, यानी कि पहले किलोमीटर के 15 रुपया तुम्हें देने पड़ेंगे, और उसके बाद का ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 किलोमीटर फॉर ईच किलोमीटर फॉर ईच, यानी कि आगे जाने के लिए तुम्हें और 8 रुपये देने पड़ेंगे। तो यानी अगला जो आएगा वो आएगा यार तुम्हारा 23, इसमें 8 जोड़ दिया। फिर अगला जो आएगा 8 3 11 31, फिर अगला आएगा 39। तो ऐसे करके तुम देख सकते हो कि ये हमारा एक एपी फॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि सर आप इन दोनों का डिफरेंस देखो वो 8 आएगा, सर आप इन दोनों का डिफरेंस देखो वो अगेन 8 आएगा, सर आप इन दोनों का डिफरेंस देखो वो अगेन 8 आएगा। तो जैसा कि तुम देख सकते हो, जो दो टर्म्स का जो दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट आ रहा है। और जब भी ऐसा आता है उसे हम क्या बोलते हैं? एपी। यानी कि पहला क्वेश्चन जो आपका सिचुएशन दिया है उसके हिसाब से आपका जो पहला क्वेश्चन है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको आप इस तरह से समझ लो कि यार एक टैक्सी है, तो मतलब जब उस पर आप पहला किलोमीटर ट्रैवल करते हो तो आपको 15 रुपये देने पड़ते हैं। तो मान लो अगर आप 2 किलोमीटर चले तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 23 रुपये। 3 किलोमीटर तक चले तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 31 रुपये। क्यों? क्योंकि पहले किलोमीटर का चार्ज 15 रुपया है, और उसके बाद 1 किलोमीटर और आगे जाते हो तो और 8 रुपये देने पड़ेंगे, फिर 1 किलोमीटर और चलते हो तो और 8 रुपये देने पड़ेंगे। समझ रहे हो? तो मतलब सर ये 15 रुपया पहला किलोमीटर का है, तो सर 23 रुपया किसके लिए? तो 23 रुपया बेटा ये पूरा के लिए 2 किलोमीटर के लिए है। यानी कि अगर इस टैक्सी से तुम 2 किलोमीटर, यानी कि 2 किलोमीटर अगर तुम इस टैक्सी से ट्रैवल करते हो तो अब तुम्हें 23 रुपये देने पड़ेगे। अगर तुम इस टैक्सी से 3 किलोमीटर ट्रैवल करोगे तब तुम्हें 31 रुपये देने पड़ेंगे। अगर 4 किलोमीटर ट्रैवल करते हो तो तुम्हें 39 रुपये देने पड़ेंगे। तो ऐसा करके ये क्वेश्चन था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, कोई इसमें टफनेस वाली बात है नहीं। और जो मेन कॉन्सेप्ट है वो वही है कि दो कंजिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है हमेशा कांस्टेंट होता है, तो उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो चलो भाई आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ओके, तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि मान लो सबसे पहले एक सिलेंडर मैं अज्यूम करवा देता हूँ और उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो चलो यार एक सिलेंडर अपना बना लेते हैं यहाँ पे। तो देखो, हो ब्लैक कलर का सिलेंडर बना लिया भाई, ब्लैक तो दिखेगा ही नहीं इस पे। कलर को कर लो चेंज। ओके, तो अब आई होप आपको दिख रहा होगा। तो देखो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि ये एक सिलेंडर है। ओके, और इसमें मान लो कि पूरा गैस भरी है, इसमें पूरा ऐसे ऐसे करके गैस भरा है। ओके, तो ये सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम मानते हैं कि भी वॉल्यूम है। तो ये बोल रहा है कि एक वैक्यूम पंप आता है और इसमें से 1/4 इसका रिमूव कर लेता है। लेकिन मान लो कि इसमें अगर 10 लीटर है ना, मान लो 10 लीटर इसमें गैस भरी है, तो एक वैक्यूम पंप आएगा तो एक बार में 1/4 रिमूव कर लेगा, यानी कि 1/4 × 10 जो है वो रिमूव कर लेगा। भाई 10 का 1/4 कितना होगा? 1/4 × 10, तो इतना रिमूव कर ले एक एक बार में।
फिर जब दोबारा आएगा तो फिर इतना जो बचा है ना, कितना बचा बचा तुम्हारा 3/4 इंटू 10 बचा होगा, तो फिर आएगा तो फिर क्या करेगा, फिर इसमें से इसका 1/4 रिमूव कर लेगा। तो ऐसा करके जो सीक्वेंस बनेगा, क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, हमें वो बताना है। तो देखते हैं कैसा सीक्वेंस बनता है। पहले सीक्वेंस तो बनाए, पहले हम सीक्वेंस बनाएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। तो देखो सीक्वेंस बनाने के लिए मान लो कि इसमें शुरू में, ओके, शुरू में मान लो कि V लीटर गैस थी, ओके। अब पहले बार में ये 1/4 आया और रिमूव कर दिया, तो यानी कि V में से V का 1/4 रिमूव कर दूं तो -V/4, यानी कि V/4 रिमूव हो गया, तो कितना बचा तुम देख सकते हो, 3V/4 बचा। तो यानी कि जो 3V/4 बच गया, ओके। तो देखो एट अ टाइम, यानी कि एक बार में, समझ रहे हो, एट अ टाइम का मतलब क्या होता है, एक बार में। तो एक बार में 1/4 रिमूव किया, तो एक बार में 1/4 रिमूव कर दिया, तो बचा कितना, 3/4। अब देखो ध्यान से, यहीं पे गलती करोगे, देखो ध्यान से। अब ये जो 3/4 भी बचा है ना, अब ये तुम्हारा इनिशियल कंडीशन हो गया। अगर फिर वैक्यूम पंप आएगा तो इसका 1/4 अब गायब कर देगा। तो जब इसका 1/4 गायब करेगा तो कितना बचेगा, देखो 3/4 इंटू 1/4, यानी कि 3V/16 गायब कर देगा। और मेरे पास था कितना, मेरे पास सर 3V/4 था, और 3V/4 में से ये 3V/16 गायब कर देगा, तो बचेगा कितना, देख सकते हो ये 9V, यानी कि ये तुम्हें समझ में आया ना, 12 में से 3 गया 9, यानी कि 9V/4 बचेगा। तो अब कितना बचा, 9V/16, तो 9V/16 बचा। अब देखो फिर अब अगले बार आएगा तो क्या करेगा, इसमें से इसका 1/4 खत्म कर देगा, क्योंकि ये वैक्यूम पंप कौन कर रहा है, वैक्यूम पंप बस इतना कर रहा है कि जब भी आ रहा है ना, जितना भी वॉल्यूम है उसका 1/4 पी जा रहा है। आएगा जितना बचा है उसका 1/4 पी गया। तो मान लो भी था, पहले शुरू में भी था, तो भी था तो आया और 1/4 पी गया, तो कितना बचा, 3V/4। अब देखेगा फिर आके, कह रहे भाई कितना बचे हो, 3V/4 बचे हो, तो फिर मैं तुम्हारा इसका 1/4 पार्ट पी जाऊंगा। तो फिर 1/4 पार्ट पी गया, तो कितना बचा, 9/16। अब फिर आएगा तो फिर क्या करेगा, फिर इसका 1/4 पार्ट पी जाएगा, तो कितना पिएगा, देखो 9/4, ओके, 9V/16 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1/4, यानी कि 9V/64। अब इस बार आएगा तो इतना क्या क्या करेगा, इतना साफ कर जाएगा, तो कितना बचेगा, तो कि बचेगा तुम्हारा 9/16 माइनस 9V/64। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है नीचे 64 और ऊपर आ रहा है तुम्हारा 4 नचो के 36, यानी कि 27V। तो अब कितना बचा, अब बचा 27V डिवाइडेड बाई 64। और सर आप बचा हुआ क्यों निकाल रहे हो, जो पी रहा है सर आप उसको क्यों नहीं निकाल रहे हो, क्योंकि बेटा तुम देखो क्वेश्चन बोला क्या है, एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, यानी कि कितना एयर बचा उसका हमें सीक्वेंस बनाना है, इसलिए कितना बच रहा है मैं वो कैलकुलेट कर रहा हूँ, ओके। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ तो दैट इज 3/4 भी, तुम देख सकते हो, और थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये 3 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर भी, और ये तुम्हारा लिखा है 3 डिवाइडेड बाई 4 का क्यूब इंटू भी। तो जैसा कि तुम देख सकते हो कि इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कुछ और आएगा, फिर अगर इन दोनों का डिफरेंस लेते हो तो फिर कुछ और आएगा, फिर इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो फिर कुछ और आएगा, यानी कि डिफरेंस जो है, यहाँ पे लिखूं डिफरेंस ऑफ टू कंजिक्यूटिव टर्म्स, टू कंजिक्यूटिव टर्म्स आर नॉट कांस्टेंट, आर नॉट कांस्टेंट। और जब भी दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है बेटा, अगर वो कांस्टेंट नहीं आ रहा तो क्या हो जाएगा, नॉट एपी। तो तुम यहाँ पे लिख देना नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी। ये क्या है, ये एक एपी नहीं है, क्यों, क्योंकि तुम देख लो ना यार, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका डिफरेंस आपका 1/4 आ रहा है क्या, इसका डिफरेंस 1/4, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो 9V/16, ओके, ऊपर देखो, ओके, और 3V/4। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, तुम देख सकते हो, ये आ गया 16, और ये आ गया 9V माइनस ये कितना आ गया 4, 12। तो 12 भी, तो ये तुम्हारा कुछ ऐसा आ रहा है यार, ये तो -3V/16 कुछ ऐसा आ रहा है। तो क्या इन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट है, नहीं, दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। तो जब भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता, वो एपी नहीं होता, तो बस हम इसमें यही बोल देंगे नॉट एन एपी। मैं ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, नॉट एन एपी। एक बार और इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा पसंद आया जब मैं इसको पहली बार देखा, ओके। मतलब देखने को तो भाई काफी सालों पहले देखे, लेकिन एक बात कर रहा हूँ, बच्चों की दृष्टि से अगर देखें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। तुम यहीं पे कंफ्यूज हो रहे हो, सर ये वाला पार्ट समझ में नहीं आ रहा। तो देखो यार, बहुत सिंपल सी बात है, पंप क्या कर रहा है ना बेटा, सिलेंडर को देख रहा है, आके सिलेंडर को देखा और पूछ रहा है सिलेंडर से, अच्छा तुम्हारे अंदर कितना वॉल्यूम है, तो सिलेंडर बोलेगा भाई मेरे पास ना भी वॉल्यूम है। अच्छा तुम्हारे पास भी वॉल्यूम है, तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारा जितना वॉल्यूम है ना उसका 1/4 पार्ट लेके भाग जाऊंगा। जब भी आऊंगा मैं यही करूंगा, तुम्हारे पास पूछूंगा तुम्हारे पास कितना वॉल्यूम है, तुम बताओगे इतना वॉल्यूम है, मैं उसका 1/4 पार्ट लेके भाग जाऊंगा, ओके। और जितना लेके भाग गया तो जो बचा है उसका तुम्हें सीक्वेंस बनाना है। तो यार शुरू में जब एक भी बार वो नहीं आया था, मान लो वो चोर है, जो वैक्यूम पंप है वो चोर है, वो एक भी बार नहीं आया था, तो कितना वॉल्यूम था, भी था।
पहली बार आया, सिलेंडर से पूछा, हेलो सिलेंडर कैसे हो, तुम्हारे पास कितना वॉल्यूम है। सिलेंडर बेचारा मासूम आदमी बता दिया कि यार मेरे पास तो भी वॉल्यूम है। तो बोला भी वॉल्यूम है, मैं क्या करूंगा कि V/4 लेके भाग जाऊंगा, क्योंकि इसका काम क्या है 1/4 लेके भाग जाना, लिखा है ना भाई, रिमूव्स 1/4, यानी 1/4 लेके भाग जाता है, जितना है उसका 1/4 लेके उड़ जाएगा। तो जितना था यानी कि भी था, और भी में से वो क्या करेगा V/4 लेके भाग जाएगा, तो बचा कितना 3V/4। और इसी का तो हमें सीक्वेंस बनाना है। तो पहला टर्म आया भी, दूसरा टर्म क्या आएगा 3V/4, क्योंकि इतना बचा है। फिर आएगा कुछ देर बाद, 5 मिनट बाद फिर आ गया, फिर पूछ रहे हले सिलेंडर भाई यहीं पे बैठे हो अभी, बताओ कितना वॉल्यूम है तुम्हारे पास। फिर से सिलेंडर बेचारा मासूम आदमी बोल दिया कि भाई मेरे पास ना 3V/4 वॉल्यूम बचा है। तो करेगा अच्छा 3V/4 है ना, तो चलो इसका 1/4 पार्ट मुझे दे दो। तो ये क्या करेगा, फिर देखो यहाँ पे ये क्या किया, 3V/4 था, 1/4 यानी कि कितना हुआ 3V/16। तो 3V/16 इसका क्या है 1/4 पार्ट है ना। और वैक्यूम पंप का काम क्या है, वो साला चोर आदमी वो क्या करेगा 3V/16 फिर लेके भाग जाएगा। तो उसके पास था कितना 3V/4 था, और लेके भाग कितना गया 3V/16। तो अब कितना बचा, नया वाला कितना बचा 9V/16। तो इसके पास कितना बचा 9V/16 बचा। फिर आएगा 5 मिनट बाद, अरे सिलेंडर साले तुम यहीं बैठे हो यार, कितना भी दे रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती। सिलेंडर बोलेगा भाई क्या बात है पूछो। तो वो बोलेगा कि बताओ तुम्हारे पास कितना वॉल्यूम है। तो बेचारा सिलेंडर मासूम फिर बता दिया कि यार मेरे पास ना 9V/16 वॉल्यूम है। तो कहेगा अच्छा 9V/16 वॉल्यूम है, मैं क्या करूंगा कि 1/4 इसका फिर लेके भागूंगा। तो फिर वो अपना गया कोने में वो चोर, और जाके 1/4 कैलकुलेट किया। भाई कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना कितना लेके भागना है। तो यहाँ पे कैलकुलेट किया तो बोला कि यार 9/64 यानी कि इतना लेके मुझे भागना है। तो जब इतना लेके भाग गया तो बचा कितना के पास, सिलेंडर के पास 27V/4। तो अब कितना बचा 27/64। फिर कुछ देर बाद आएगा, फिर पूछेगा, फिर ये बताएगा कि 27V/64 है, फिर इसका 1/4 लेके भाग जाएगा। और ऐसे करते करते ये सीक्वेंस क्या चलेगी, ये कि सीक्वेंस जब तक ये खत्म ना हो जाए तब तक ये सीक्वेंस चलती रहेगी। ओके, तो यानी कि तब तक ये सीक्वेंस चलती रहेगी। तो हमें बस कुछ ही टर्म से मतलब होता है कि कुछ टर्म अगर आपको मतलब मिनिमम आपको अगर 3 टर्म मिल गए बेटा, अगर आपको 3 टर्म मिल गए और वो 3 टर्म को आप जब कैलकुलेट करोगे उन दोनों का कॉमन डिफरेंस लोगे, तो अगर 3 टर्म वैसे आ गए तो आप मान लेना कि वो एपी है, वो एपी ही होगा, उसमें नो डाउट, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो हमें क्या करना है, हमें एपी का मतलब क्या होता है, दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट। तो मान लो कि मैंने पहला टर्म और दूसरे टर्म का डिफरेंस निकाला, वो आया मेरा कुछ ऐसा, और फिर मैं तीसरे टर्म और दूसरे टर्म का डिफरेंस निकाला, वो कुछ और आ गया। अगर मान लो सेम आता तो मैं बोल देता एपी में है। क्यों, क्योंकि सर देखो वो सीक्वेंस फॉलो हो रही है। आप बोल रहे थे कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, तो सर आप देखो इस क्वेश्चन में दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आ रहा है। तो अगर वो कांस्टेंट आ रहा है तो काम हमारा वहीं पे बन गया। लेकिन अगर कांस्टेंट नहीं आ रहा बेटा तो वो हमारा क्या होगा, एपी नहीं होगा। अभी घबराओ मत, अभी ये दूसरा क्वेश्चन ही है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा बार बार ये चीज मैं तुम्हारे दिमाग में भरता जाऊंगा, तो पूरा वीडियो खत्म होते होते ना एकदम ऐसा ये चीज बैठ जाएगा कि ये तो कभी तुम्हारे दिमाग से नहीं निकलने वाला। तो प्लीज अभी घबराओ मत। अगर ये क्वेश्चन देख के तुम्हें घबराहट हो रही है, नहीं समझ में आया, तो प्लीज रिलैक्स करो। ऐसे मैंने पूरी कोशिश की इससे अच्छे से समझाने का। कुछ देर वीडियो रोक के तुम चाहो तो इसे इमेजिन भी कर सकते हो। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी के साथ मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है, ये क्वेश्चन काफी इजी है। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे भी एक मैं सिलेंडर मुझे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी मैं एक सिलेंडर बना लिया, क्योंकि एक कुआं की बात हो रही है, तो कुआं भी तो सिलिंड्रिकल ही होता है ना। हाँ, तो देखो इस क्वेश्चन को मैं करता हूं। तो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर। यानी कि इस कुएं को 1 मीटर खोदने में, 1 मीटर इस कुएं की खुदाई करने में तुम्हें कितना पैसा देने पड़ा, 150 रुपए देने पड़ा। अब अगले 1 मीटर के लिए बोल रहा है, अगले 1 मीटर यहाँ पे कुछ आएगा, तो अगले 1 मीटर के लिए बोल रहा है कि 50 रुपया और देना पड़ेगा। फिर बोल रहा है कि फिर अगला 1 मीटर के लिए ना फिर और तुम्हें 50 रुपया देना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो भाई, पहली बार मान लो कि तुम गए होगे जेसीबी वाले के पास, उसको बुलाए होगे कि आओ भैया चलो, उसको थोड़ा एडवांस दिए होगे, तो पहला मीटर कुआं खोदने में तुम्हें 150 रुपया देने पड़े। ओके, और उसके बाद हर 1 मीटर कुआं खोदने के लिए 50 रुपया देना पड़ रहा है। मान लो पेट्रोल का, ड्राइवर का देना पड़ेगा ना। तो अगले हर 1 मीटर, जैसे ही 1 मीटर और वो खोद रहा है, तुमसे बोला भैया 50 रुपया निकालो। फिर 1 मीटर खोदा, फिर बोला भैया और 50 रुपया दो यार, 1 मीटर और खोद दिया। फिर 1 मीटर और खोदेगा, फिर बोलेगा भैया सुन रहे हो, हाँ बोलो भैया और 50 रुपये दो। फिर 1 मीटर खोदेगा, फिर आकर तुमसे बोलेगा भैया सुनो, अरे यार 50 रुपये दो, 1 मीटर और कुआं खोद दिया। तो बस इसी का हमें क्या करना है बेटा, इसी का हमें सीक्वेंस बनाना है और देखना है क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ रहा है। तो देख ले, तो पहला टर्म आ जाएगा 150, क्योंकि पहला जो मीटर हमें कुआं जो खोदा गया उसमें 150 रुपये का खर्च आया। ओके, और दूसरा मीटर खोदने में कितना आया, 50 रुपया और बढ़ गया, यानी कि दूसरी टर्म कितनी आगे जाएगी 200, तीसरी टर्म कितनी आ जाएगी 250, चौथी टर्म कितनी आ जाएगी 300, पांचवी टर्म कितनी आ जाएगी 350, छठवीं टर्म कितनी आ जाएगी 400, और ऐसे करते करते ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। मतलब जहां तक तुम्हें जितना मीटर का कुआं तुम्हें खुदवाना हो, मान लो 50 मीटर करना हो तो कुछ और आ जाएगा, 60 मीटर करना हो तो कुछ और आ जाएगा। समझ रहे हो।
तो अब यहाँ पे फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या सर मान लो कि 150 रुपया लगा है 1 मीटर खोदने के लिए, तो क्या सर दूसरा मीटर खोदने के लिए हमें 200 रुपया देने पड़ेंगे? नहीं बेटा, दूसरा मीटर खोदने के लिए आपको 200 रुपया नहीं देना है। दूसरा मीटर खोदने के लिए आपको सिर्फ 50 रुपया देना है। लेकिन यहाँ पे जो लिखा है ना, ये लिखा है कि 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 मीटर तक खोदने में कितना पैसा देना पड़ा? तो तुम देखो 1 से 2 तक तुम्हें 200 रुपया देने पड़े। अच्छा सर, मतलब ये क्या लिखा है? 150 से 250 का मतलब क्या हुआ सर? 150 से 250 का मतलब हुआ 1 से लेके 3 मीटर तक कुआं खोदने में कितना देना पड़ा। 150 से लेके 300 का मतलब क्या हुआ कि 1 से लेके 4 मीटर तक कुआं खोदने में कितना पैसा देना पड़ा। 150 से लेके 350 का मतलब क्या हुआ? 150 से लेके 350 का मतलब ये हुआ कि 1 मीटर से लेके 5 मीटर तक कुआं खोदने में तुम्हें कितने पैसे देने पड़े। तो ये जो आता है ये पूरा जुड़ के आता है, ये सिर्फ 1 मीटर का नहीं है, समझे? तो आई होप अब तुम क्वेश्चन को समझ गए होगे। ओके, तो एक बार और मैं क्वेश्चन को रिपीट कर दूं, तो पहला मीटर कुआं खोदने में हमें कितने रुपए देने पड़े? 150 रुपए देने पड़े, और उसका अगला 1 मीटर खोदने के लिए और 50 रुपए देने पड़ेंगे। तो यानी कि अगला जो हमारा टर्म आएगा वो आएगा 200। फिर अगला एक और मतलब 50, अगला मीटर खोदने के लिए और 50 रुपए देने पड़ेंगे, तो इसमें और 50 जुड़ जाएगा। और समझ रहे हो, ये 250 का मतलब क्या हुआ? 1 से 3 तक, ये एकदम शुरू से होता है। यहाँ पे जो तुम्हें वैल्यू दिख रही है ये एकदम शुरू से है। ओके, यानी कि पहले मीटर से लेके और तीसरे मीटर तक कितना पैसा खर्चा हुआ उसका ये ऐसा आता है, ऐसा उसका रिजल्ट आता है, समझे? तो ये वो बात यहाँ पे की जा रही है। ओके, तो बस अब यहाँ पे देख लो यार, ये तुम्हारे पास सीक्वेंस आ गई। ये क्या है? ये एक सीक्वेंस आ गई। अब हमें बताना है क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो सर आप बोले थे कि अगर हमें 3 टर्म पता चल जाए ना, तो 3 टर्म से हम बता सकते हैं। सर जरा उस कॉन्सेप्ट को यूज करो। देखो आ जाओ, मैं उस कॉन्सेप्ट को यूज करता हूँ। इन दोनों का डिफरेंस लो। 200 माइनस 150 कितना आता है? 50 आता है। ओके, जरा इन दोनों का डिफरेंस लो। 250 माइनस 200 कितना आता है? 50 आता है। सर आप उल्टा क्यों नहीं कर रहे? सर आप 200 में से 250 क्यों नहीं घटा रहे? क्योंकि बेटा जनरल जो होता है ना वो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 4d, ए प्लस 3d और ए प्लस 4d ऐसे करके होता है। तो जनरल जो टर्म होता है ना उसमें हम डी जोड़ के ही जनरल टर्म डिफाइन किया गया है। एपी को ऐसे ही डिफाइन किया जाता है। अगर तुम उल्टा भी लेते हो तो एकदम कांस्टेंट ही आएगा, वो एपी में ही आएगा। लेकिन बाय डेफिनेशन हम क्या अज्यूम करते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। और यहाँ पे अगर तुम ऐसे अज्यूम करते हो ना, तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना होता है? वैल्यूज को साइन के साथ रखना होता है, साइन के साथ। अगर आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा? वहां पे बस वैल्यूज को साइन के साथ रख दो, फॉर्मूला तुम्हें आंसर दे देगा। और अगर तुम अपना ज्यादा दिमाग लगाते हो, अगर तुम उल्टा सीधा ऐसे करके लिखते हो, तो हो सकता हो कि तुम मतलब अब तुम्हें सोचना पड़े कि प्लस रखूं कि माइनस रखूं। लेकिन अगर तुम ऐसा अज्यूम करते हो ना, कुल मिला के अगर एक लाइन का कॉन्सेप्ट तुम्हें ये दूं, उसको एकदम तुम ध्यान से सुन लो कि एपी का मतलब होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये होता है एपी का मतलब। इसमें तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि सर माइनस क्यों नहीं ले रहे हो, उल्टा क्यों नहीं घटा रहे हो। अगर ये सब तुम करोगे, 11th 12th में तुम डेफिनेटली ये करना, 11th में भी ये चैप्टर आता है। 11th में अगर तुम ये करोगे तब तक तुम्हारी समझ बिल्ड हो जाएगी, तुम अपने आप करने लगोगे। लेकिन 10th पे जो भी क्वेश्चन कह रहा है एपी का, तुम उसमें एपी का जनरल फॉर्म ही मानना। और एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो तुम बस यही मानना और यही मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना, तुम्हारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। ओके, तो देखो ये हो गया ए का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म, और डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। यानी कि कॉमन डिफरेंस यानी कि वो डिफरेंस हमेशा कॉमन हो, इसीलिए तो हमेशा 50 आ रहा है। ये क्या आ गया? अगेन 50। ये क्या आ गया? अगेन 50। लेकिन सर तो आप तो बोले थे बस 3 टर्म तक। यस, तो 1 2 3, तो यहाँ पे भी 50 और यहाँ पे भी 50, यानी कि 2 कंजिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस क्या कांस्टेंट आ रहा है? तो यस सर कांस्टेंट आ रहा है। तो क्या ये एपी होगा? यस बेटा, ये आपका एपी हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका कोई तीसरा क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। यहाँ पे मैंने क्या किया, 150, 200, 250, 350 ऐसे करके एक सीक्वेंस बन रहा था। हमें क्या करना होता है? 2 कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस देखना होता है। अगर वो सेम आ रहा है तो काम वहीं पे खत्म हो जाता है, वहीं पे वो सीक्वेंस हमारा एपी हो जाएगा। और कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? सर अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, डिफरेंस लेना है तो अगला टर्म माइनस पिछला टर्म। ए प्लस डी माइनस ए डी, ए प्लस 2d माइनस ए प्लस डी, ए प्लस 3d माइनस ए प्लस 2d। यानी कि अगला टर्म माइनस पिछला टर्म हमें ऐसे करके करना होता है। और एपी जब भी हमें क्लास 10th में मानना है तो हम यही मानेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अब ये माइनस है प्लस है, हमें क्वेश्चन में बोला जाएगा, उसके अनुसार हम वैल्यू रखेंगे, अपना आंसर निकाल ले जाएंगे। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आया हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी मुझे काफी अच्छा क्वेश्चन लगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छा है, थोड़ा सा टफ है। तो देखो ये कह रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपॉजिटेड कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% एनुअल। यानी कि अब यहाँ पे क्या बोला है, इसको ध्यान से पढ़ो। मनी इन अकाउंट एवरी ईयर, यानी कि हर एक साल बाद अकाउंट में कितना पैसा हो जा रहा है। यानी कि हमें क्या बताना है? फाइनल अमाउंट बताना है। जैसे कि
वहां पे क्या था 150, 200, 250, 200, ये क्या था बेटा? क्या ये बस 1 मीटर का था? नहीं सर, ये पूरा शुरू से लेके यहाँ तक का था। 250 क्या था सर? क्या बस 1 मीटर का था? नहीं सर, 200 ये सिर्फ 1 मीटर का नहीं था, ये सर जो था ना वो जीरो से वो पूरा पहली मीटर से लेके तीसरे मीटर तक का था। सर जो 300 था वो क्या था? वो सर पहले मीटर से लेके और पूरा चौथे मीटर तक कितना पैसा लगेगा वो था। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी वैसा ही सीक्वेंस आएगा। ये क्या बोल रहा है? मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, यानी कि पहले साल मान लो जब एक भी रुपया नहीं मिला होगा तो 10,000 होगा, अगले साल कुछ और होगा, और उसके अगले साल कुछ और होगा। तो सर ये जो कुछ और है ये क्या बस उस साल का है? नहीं, ये उस साल का नहीं, ये पूरा जोड़ जाड़ के है। यानी कि पहले साल से लेके तीसरे साल इंटरेस्ट वगैरह पूरा जोड़ के कितना आया वो बैलेंस है। सर चौथे साल क्या हो जाएगा? चौथे साल मान लो कुछ कुछ आएगा, तो ये वाला पैसा क्या हो जाएगा? ये वाला पैसा हो जाएगा पूरे पहले साल से लेके चौथे साल तक जितना पैसा अकाउंट में इकट्ठा हुआ है वो हो जाएगा। भाई यहाँ पे तो वही हो रहा था ना। ये 300 रुपया का है, ये 300 रुपया क्या है? ये 300 रुपया है कि 1 मीटर से लेके चौथे मीटर तक कुआं खोदने में टोटल कितना पैसा लगा। ये 250 रुपये क्या है? 1 मीटर से लेके 3 मीटर तक कुआं खोदने में टोटल कितना पैसा लगा। ये 200 रुपया क्या है? 1 मीटर से लेके 2 मीटर तक टोटल कुआं खोदने में कितना पैसा लगा वो पैसा है यहाँ पे। तो वैसा ही यहाँ पे भी आएगा। अगर यहाँ पे 10,000 समथिंग कुछ और आएगा तो इसका मतलब क्या है कि एक साल से लेके दूसरे साल तक टोटल पैसा वैसा जोड़ के कितना हुआ है वो वाला अमाउंट। ये वाला जो तीसरा टर्म आ रहा है ये क्या आएगा? ये आएगा पहले साल से लेके तीसरे साल तक टोटल अकाउंट में कितना पैसा इकट्ठा हुआ। जानते हो यार, टीचर ऐसे नहीं समझाते हैं, समझे? यही इसीलिए बच्चों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हार्ड लगता है। टीचर क्या करते हैं, सीधे कॉमन टर्म निकालेंगे और फटाफट फटाफट सीक्वेंस लिख देंगे और तुम्हें समझ में आएगा ही नहीं कुछ कि सर ये क्या आ रहा है, कैसे टर्म आ रहे हैं। तो इसलिए मैं इतना डिटेल में तुमको समझा रहा हूँ कि एक्चुअल में ये इन टर्म्स का मतलब क्या है। इन टर्म्स का मतलब होता है पूरा शुरू से लेके अभी तक क्या हुआ, शुरू से लेके इस जगह तक क्या हुआ, शुरू से लेके यहाँ तक क्या हुआ, शुरू से लेके पहले साल तक कितना पैसा इकट्ठा हुआ, शुरू से लेके दूसरे साल तक कितना पैसा इकट्ठा हुआ, शुरू से लेके तीसरे साल तक कितना पैसा इकट्ठा हुआ। तो मान लो 10 साल तक तुम ऐसे ही चले गए, तो 10 साल बाद तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा हो जाएगा तुम वो इस सीक्वेंस की मदद से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल होता है। फॉर एग्जांपल मान लो रोज तुम गुल्लक में 1 रुपया डालते हो, तुमसे कोई पूछ दिया कि मान लो कि तुम्हारे गुल्लक में ना 30 दिन बाद कितने रुपए हो जाएंगे। तो रोज 1 रुपया डालते हो और अगले दिन 1 रुपया बढ़ा के मान लो डालते हो। तो आज 1 रुपया डाले तो कल तुम 2 रुपया डालोगे, तो परसों तुम 3 रुपया डालोगे, रोज 1 रुपया बढ़ा रहे हो ना। तो फिर तुम अगले दिन 4 रुपया डालोगे, फिर अगले दिन 5 रुपया डालोगे, फिर अगले दिन 6 रुपया डालोगे। तो ऐसा करके 30 दिन बाद तुम्हारे गुल्लक में कितना पैसा हो जाएगा ये सब तुम सीक्वेंस एंड सीरीज से कैलकुलेट कर सकते हो। और इसका प्रैक्टिकल मीनिंग यही होता है। क्लास 11th में तो भैया ये ऐसा आएगा कि तुम्हें एकदम चीर के रख देगा, तुम्हें कुछ हवा ही नहीं लगेगा भैया ये हो क्या रहा है। यहाँ पे तो वेरिएबल में हम सारा गेम खेल रहे हैं। इसीलिए क्लास 10th में इसकी पूरी फील ले लो। जब क्लास 10th में इसकी पूरी फील ले लोगे तो क्लास 11th में भी तुम बेसिक अप्रोच क्वेश्चंस का बना पाओगे। इसलिए मैं इतना डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। वीडियो लंबा होगा, वीडियो में टाइम लगेगा, लेकिन प्लीज बेटा वीडियो में बने रहना। इस चैप्टर को इसी तरह से कॉन्सेप्चुअली हमें डील करना है, ओके? तभी जाके ये समझ में आएगा, ओके? तो चलो अब इस क्वेश्चन पे मैं आता हूँ और इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। अगर मुझे बस सॉल्व करना होता है तो यार मैं मतलब आधे घंटे में पूरा तुम्हारा एक्सरसाइज निपटा के चला जाता है, लेकिन मुझे तुम्हें बस सॉल्व नहीं करना, पूरा बेसिक से लेके सिखाना है कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, समझे? इसलिए इतना टाइम लग रहा है। तो प्लीज वीडियो पे बने रहना। देखो सीक्वेंस क्या आएगा, सीधे मैं सीक्वेंस अब लिखना स्टार्ट करता हूँ, समझा चुका हूं मैं। तो सीक्वेंस आएगा कुछ ऐसा, सीक्वेंस। ओके, अब हम बताएंगे सीक्वेंस आएगा, सीक्वेंस देख के बताएंगे क्या आ रहा है। पहले साल अकाउंट में कितना पैसा होगा? 10,000 रुपया होगा। सर दूसरे साल कितना होगा? तो दूसरे साल का सेकेंड ईयर का आ जाओ कैलकुलेट करते हैं। देखो 10,000, अब ये भाई 8वीं का कॉन्सेप्ट है, 1+r/100 की पावर 1 होता है। तो यानी कि 10,000, ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ के कितना आता है, ये पूरा प्राइस कितना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ने के बाद, कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ने के बाद वो आ रहा है पावर 1। 1 क्या होता है? टाइम। पहले साल से दूसरे साल जाने में कितना साल का गैप है? 1 साल का, तो यहाँ पे आएगा 1। अगर 2 साल का रहता तो 2 आ जाता। तो देखो थर्ड ईयर में अकाउंट में कितना पैसा हो जाएगा? शुरू में कितना था? 10,000। 1+8/100 की पावर कितना आएगा? 3 आएगा, 2 आएगा, सॉरी। क्यों 2 आएगा? क्यों 2 आएगा? क्योंकि समय का डिफरेंस कितना है? पहले साल से लेके तीसरे साल कितना का डिफरेंस आया? 2 साल का। तो 2 साल का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ के जो मामला बनेगा वो इतना बनेगा। फिर आ जाओ फोर्थ ईयर में अकाउंट में कितना बैलेंस होगा? 10,000, जो कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था, इंटू 1+r कितना है? 8% डिवाइडेड बाई 100 की पावर टी का मतलब पहले साल से लेके चौथे साल में अकाउंट में कितना टोटल पैसा हो चुका होगा। बार बार मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सर ये सिर्फ ये जो अमाउंट आ रहा है ये तीसरे से चौथे साल का है? थप्पड़ मारूंगा गधे कहीं के, तीसरे से चौथे साल का नहीं है, पूरे पहले से लेके चौथे साल का है कि कितना अकाउंट में पैसा इकट्ठा हुआ। ये आ जाएगा 3। आ जाओ
5th ईयर, 5वें साल में अकाउंट में कितना बैलेंस होगा? 10,000 इंटू 1 प्लस आर यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 100 की पावर कितना? 4। क्यों? क्योंकि पहले साल से लेके यार 5 माइनस 1 कितना होता है? 4। पहले साल से लेके और 5वें साल कितने साल का अंतर है? 4 साल का। तो 4 साल में कितना पैसा टोटल हो जाएगा? 4 साल में टोटल पैसा जो होगा इतना होगा। और क्या ये सर पूरा जोड़ उड़ के है? हाँ सर, ये पूरा जोड़ के है। पहले साल में अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपए थे, अगर 8% का एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 5 साल बाद आपके अकाउंट में इतने रुपए होंगे। समझ रहे हो? और ये क्या बोल रहा है? मनी इन अकाउंट एवरी ईयर, यानी कि हर साल कितना रुपए अकाउंट में हो रहा है हमें वही बताना है। तो पहले साल अकाउंट में कितना रुपया था? पहले साल अकाउंट में 10,000 रुपया था। दूसरे साल अकाउंट में कितना रुपया हो गया होगा? दूसरे साल अकाउंट में 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बाई 100 की पावर 1 हो चुका होगा। तीसरे साल कितना हो चुका होगा? पावर 2 हो चुका होगा। चौथे साल कितना हो चुका होगा? पावर 3 हो चुका होगा। पांचवें साल कितना हो चुका होगा? पावर 4 हो चुका होगा। सर इसको जरा एक बार आप अरेंज करके लिख दो कि हमें ज्यादा समझ में आया। तो आ जाओ, एक बार मैं इसे अरेंज करके लिख देता हूँ एकदम जीरो से। देखो, अगर मैं एकदम इसे अच्छे से अरेंज करके लिखूं, वो कुछ ऐसा आएगा। पहले साल मेरे अकाउंट में कितने पैसे थे? पहले साल मेरे अकाउंट में पैसे थे भैया 10,000 रुपए थे मेरे अकाउंट में। दूसरे साल ये कितने हो गए? 10,000 1 प्लस 8 बाई 100 की पावर 1। इतने टोटल पैसे हैं क्या सर मेरे अकाउंट में? यस बेटा, इतने टोटल पैसे हैं आपके अकाउंट में, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो। तीसरे साल आपके अकाउंट में टोटल पैसे कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 8 डिवाइडेड बाई 100 की पावर 2। सर चौथे साल मेरे अकाउंट में कितने पैसे हो जाएंगे? चौथे साल आपके अकाउंट में हो जाएंगे 10,000 1 प्लस 8 की पावर 100 की पावर 3। और ऐसे करके आप जितने साल का निकालो तो ऐसे करके ये आपका सीक्वेंस आ गया। अब सीक्वेंस आ गया तो क्या हमें सर ये पता करना है ना कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पता करने का सिंपल सा यही तरीका होता है, पिछला माइनस अगला, अगला माइनस पिछला। तो अगला टर्म क्या है? ये, और पिछला टर्म क्या है? ये। इन दोनों का डिफरेंस मान लो कुछ डी आ रहा होगा, हम क्या करेंगे? फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। अगर इन दोनों का डिफरेंस भी डी आ गया तो हम बोल देंगे हाँ सर ये सीक्वेंस जो है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर डी नहीं आया तब हम बोलेंगे भगो यहाँ से, तुम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो। तो आ जाओ चेक कर लेते हैं क्या डी आ रहा है। तो मेरे हिसाब से एकदम नहीं आने वाला, क्योंकि तुम देख सकते हो पावर आ रहा है यार, पावर 1 पावर 2। यानी कि हम क्या कर रहे हैं इस वाले पूरे चीज में, इस वाले पूरे चीज में, यानी कि पहले हमने क्या किया? 10,000 था ना हमारे पास, तो पहले हमने 10,000 में 1 प्लस 8 बाई 100 से गुणा किया। ओके, और फिर अगला टर्म निकालने के लिए फिर हमने 10,000 में, मतलब ये जो पूरा था, ये जो पूरा था, तो अगला टर्म निकालने के लिए हम फिर इसमें इतना से ही गुणा कर दिए। फिर अगला टर्म निकालने के लिए फिर हम इतना से ही इसमें गुणा कर दे रहे हैं। तो जैसा कि तुम देख सकते हो यार, हम गुणा कर रहे हैं। तो तुम एक बार अपने घर पे होमवर्क में तुम इसको ट्राई करना। होमवर्क में तुम इसका डिफरेंस निकालना और फिर तुम इसका डिफरेंस निकालना। तुम देख लेना बेटा, ये दोनों डिफरेंस सेम नहीं आने वाले हैं। तो ये हम बोल देंगे नॉट अ अर्थमेटिक, नॉट अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो ये क्या है? नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि बेटा ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं आने वाला। सर आप सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो? बेटा आप ये घर पे होमवर्क में कर लेना। आपको क्या करना है, इस वाले टर्म और इस वाले टर्म का डिफरेंस निकालना है, देखना है क्या आ रहा है। फिर आपको क्या करना है, तीसरा टर्म और दूसरा टर्म का डिफरेंस निकालना है, देखना है क्या आ रहा है। अगर दोनों सेम आ गया एपी में है, दोनों सेम नहीं आया तो एपी में नहीं है। और मैं क्यों ऐसा डायरेक्टली बोल दे रहा हूँ कि एपी में नहीं है? क्योंकि बेटा ये मुझे दिख रहा है ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है। क्लास 11 में आप पढ़ोगे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होता है। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में ये होता है ना कि दो नंबर्स के बीच का जो कॉमन डिवाइज, जो कॉमन रेशियो होता है वो सेम होता है। दो नंबर का जो रेशियो होता है वो हमेशा सेम होता है। ओके, तो जब इन दोनों का तुम रेशियो लोगे तो वो हमेशा सेम आएगा। तो ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में क्या होता है, हम एक टर्म रहती है उसमें किसी कांस्टेंट से गुणा करके दूसरी टर्म बनाते हैं, फिर उसमें किसी कांस्टेंट से गुणा करके तीसरी टर्म बनाते हैं, फिर उसमें किसी कांस्टेंट से गुणा करके चौथी टर्म बनाते हैं। तो तुम देख सकते हो वहीं यहाँ पे भी हो रहा है। पहला था हमारे पास 10,000, 10,000 में हम इस वाले नंबर से गुणा करके ये बनाए, फिर इसमें एक बार और इस नंबर से गुणा करके ये बनाए, फिर इसमें एक बार और इस नंबर से गुणा करके ये बनाए, तभी तो पावर एक बढ़ती जा रही है। तो इसलिए ये किस में है? ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है, यानी कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में नहीं है। और वैसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। करना क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर आपको निकालना है, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, दो बार ये चीज आपको कर लेना है। एक बार मान लो कि पहला दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म कर लिए, और एक बार तीसरा टर्म माइनस दूसरा टर्म कर लिए। कोई भी जो भी तुम्हें टर्म मिल सके तुम कर सकते हो। एक बार तुम चाहो तो चौथा टर्म माइनस तीसरा टर्म करके देख सकते हो। सभी का जो डिफरेंस आएगा वो डी ही आएगा। ओके, तो बस इस तरह से आपका चौथा क्वेश्चन खत्म हुआ। आज अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो, राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी when the first term is a, okay, and the common difference is d are given। यानी कि ये गिवन है और आपको क्या करना है बेटा, आपको एपी बनाना है। तो यानी कि ये फॉर्मेशन ऑफ एपी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आ जाओ देख लेते हैं। ए बराबर क्या दिया है 10,
और डी बराबर क्या दिया है, डी बराबर भी दिया है 10। सर आप बोल रहे थे कि एपी का एक जनरल फॉर्मेट होता है, तो एपी क्या होता है, एपी बराबर आपका होता है बेटा वो होता है ए, दूसरी टर्म क्या होती है ए प्लस डी, तीसरी टर्म क्या होती है ए प्लस 2d, चौथी टर्म क्या होती है ए प्लस 3d। यहाँ पे अगर तुम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो तो चौथा में 3 आ रहा है, दूसरे में 2 आ रहा है, दूसरा में 1 आ रहा है, यानी कि सर ये n-1 जैसा कुछ कहानी चल रहा है, जहाँ पे n क्या है, कौन सी टर्म है, चौथी टर्म, ओके, nth टर्म, ओके। उसके बाद आता है सर a प्लस 4d, उसके बाद सर आता है a प्लस 5d। सर ऐसा होता है ना, ऐसा ही तो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आ जाओ सर, आ जाओ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना देंगे, क्या दिक्कत है, तो आ जाओ बनाते हैं। पहला टर्म क्या है बेटा, पहला टर्म है 10, दूसरा टर्म क्या आ जाएगा, इसमें 10 और जोड़ दो, तो दूसरा टर्म आ जाएगा 20, तीसरा टर्म आ जाएगा 30, चौथा टर्म आ जाएगा 40, पांचवा टर्म आ जाएगा 50, छठा टर्म आ जाएगा 60, सातवां टर्म आ जाएगा 70। हमें कहाँ तक बताना है, हमें बस 4 तक ही बताना है, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये 10, फिर 10 में 10 जोड़ दिए 20, 20 में 10 जोड़ दिए 30, 30 में 10 जोड़ दिए 40, ओके। क्यों, क्योंकि जनरल फॉर्म में होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d। और एक और चीज बता दूं, जो टीएन होता है यानी कि एन टर्म जो होता है, एनथ यानी कि मान लो कि चौथा टर्म बोले तो चौथा कैसे आएगा वो, तो वो होता है n-1 इंटू डी। जरा देख लेते हैं वेरीफाई करके, क्या चौथा टर्म वो आ रहा है, तो मान लो चौथा टर्म में आ जाएगा 4 प्लस यहाँ पे n चौथा टर्म यानी कि n बराबर 4, तो n बराबर अगर यहाँ पे 4 रखते हो तो 4 माइनस 1 3 डी, ए प्लस 3d। और सर क्या ये चौथा टर्म है, तो देखो बेटा यस ये चौथा टर्म है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये जो है इसका जनरल फॉर्मूला होता है, तो इसे तुम याद कर लेना, आई होप तुम याद कर चुके होगे थ्योरी में। तो टी एन बराबर क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, और ये क्या होता है, किसी भी एपी का जनरल टर्म होता है, ओके। तो बस अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, देखो ए बराबर क्या दिया है -2, और डी बराबर क्या दिया है 0। और मैं बार बार तुमसे बोल रहा था कि तुम्हें क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है एपी। एपी क्या होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ऐसा करके डॉट 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 ये चलता रहता है। 4 निकालना था, यानी कि हमें यहीं तक से मतलब है, तो जरा ए की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू क्या है -2, इसमें जोड़ना कितना है डी, और डी की वैल्यू क्या है 0, तो फिर क्या आ जाएगा -2, फिर इसमें क्या जोड़ना है 2d, तो 2d क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 0 इंटू 2 0, तो फिर आ गया -2, फिर 3d, तो 3d क्या आ जाएगा 3 गुणे 0 यानी कि फिर 0, तो फिर आ जाएगा -2। तो क्या सर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, यस बेटा ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, जहाँ पे जो डी की वैल्यू है वो 0 है, ओके। तो ये जो है ये कांस्टेंट एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यहाँ पे जो डी की वैल्यू है वो 0 है, लेकिन क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो यस ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ओके। बताना नहीं था, वो तो बोल ही रहा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो चारों टर्म जो होंगे बराबर होंगे, -2 के बराबर होंगे, ओके। चलो इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, कलर को मैं कर लिया है चेंज, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो ए बराबर क्या दिया 4, और डी बराबर क्या दिया -3। मैं बार बार आपको बोल चुका हूँ, अब तो एकदम ये चीज रट गई होगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, 4 ही टर्म है, तो मैं 4 ही तक लिखता हूं क्योंकि 4 ही टर्म बताने हैं। तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है 4, ओके, तो 4 और डी क्या है -3, यानी कि 4 -3, 4 -3 इंटू 2, 4 -3 इंटू 3। अब जरा सॉल्व कर लो क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है 4, 4 में से 3 गया, ये आ रहा है 1, ओके। और फिर इसमें से क्या आ जाएगा, फिर इसमें से भी और 3 घटा दो, तो और 3 घटाओगे तो माइनस आ जाएगा 2, और 3 घटा दो तो और 3 घटाओगे तो माइनस आ जाएगा 5, ओके। तुम ऐसा ऐसे भी कर सकते हो, मतलब इससे भी कर लो, जैसे देखो 3 दूनी के 6, तो -6, 4 में से 6 गया तो कितना आएगा -2। या फिर तुम जानते हो कि हमेशा क्या होता है डी जुड़ता है, यानी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, यानी अगले वाले में क्या हो जाएगा और डी हम जोड़ देंगे। तो अगर यहाँ पे 1 है तो 1 में और तुम क्या करोगे डी जोड़ दोगे, तो डी क्या है -3, तो जरा 1 और प्लस ऑफ -3 करो तो कितना आ रहा है -2। वही तो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हर एक टर्म में कुछ ना कुछ जुड़ के अगली टर्म आती है, इसी को तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं बेटा। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है ए में डी जोड़े तो ए प्लस डी हुआ, ए प्लस डी में फिर डी जोड़ दिए तो ए प्लस 2d हो गया, ए प्लस 2d में फिर एक बार डी जोड़ दिए तो ए प्लस 3d हो गया। यही तो कर रहे हैं उतनी देर से। तो वैसे ही यहाँ पे पहला टर्म आया हमारे पास 4, तो 4 में हम डी जोड़ दिए यानी कि आ गया -3, फिर इसमें डी जोड़ दिए तो आ गया -2, फिर इसमें डी जोड़ दिए तो आ गया -4, फिर इसमें डी जोड़ देंगे तो -8, ऐसे करके चलता जाएगा। तो बस इसी के साथ आपका तीसरा क्वेश्चन भी हो चुका है। चलो चौथे क्वेश्चन में मूव कर जाते हैं बेटा। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो चौथा क्वेश्चन काफी सिंपल है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है ए बराबर -1 और डी बराबर है 1/2। तो आ जाओ बस वही करते हैं, इस बार मैं डायरेक्टली लिखने वाला हूँ। तो एपी क्या आ जाएगा, एपी आ जाएगा -1। अब क्या करना है, डी इसमें जोड़ देना है, यानी 1/2 इसमें फिर जोड़ दो, तो ये क्या आ जाएगा -1/2। अब फिर इसमें 1/2 जोड़ दो तो ये आ जाएगा 0, फिर इसमें 1/2 जोड़ दो तो ये आ जाएगा 1/2, फिर इसमें 1/2 जोड़ दो तो ये आ जाएगा 1, फिर इसमें 1/2 जोड़ दो तो ये आ जाएगा 3/2, ऐसे करके ये चलता जाएगा।
तो 4 टर्म चाहिए, -1 0 और 1/2। ऐसा आ गया। तुम चाहो तो बेसिक मेथड से भी कर सकते हो। तुम लिखो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, यहाँ तक लिखो और d की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तुम्हारा आंसर वैसे भी आ जाएगा। लेकिन ये इस चीज को तुम ऑब्जर्व करो कि एपी में हम क्या करते हैं कि हर एक अगली टर्म में कुछ ना कुछ जोड़ के उसकी अगली टर्म बनाते हैं। पहला टर्म हमारे पास -1 था, तो -1 में हमने क्या किया, डी जोड़ दिया, तो हमारा दूसरा टर्म बन गया। फिर इसमें डी जोड़ दिया, तीसरा टर्म बन गया। फिर इसमें डी जोड़ दिया, तो चौथा टर्म बन गया। देखो 0 है और इसमें डी जोड़ो तो डी क्या है, 1/2। तो 0 प्लस 1/2 क्या आ गया, 1/2। -1/2 है, इसमें डी जोड़ो तो क्या आ जाएगा, -1/2 प्लस 1/2, तो दोनों कट जाएंगे आपस में, तो हमारा 0 आ गया। तो ऐसे करके हम सीक्वेंस को फॉर्म करते हैं। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 5वां मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ दूं क्या? चलो कर ही देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, ए बराबर -1.25 और डी बराबर, सॉरी 5 को मैं अच्छे से लिख लेता हूँ। ओके, डी बराबर है आपका -0.25। ओके, मैं इसीलिए आपको बोल रहा था कि आप माइनस प्लस के चक्कर में मत पड़ो, आप बस जनरल फॉर्मेट याद कर लो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और बस उसमें वैल्यू रखना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो देखो एपी क्या हो जाएगा, ए प्लस डी सेकेंड टर्म, ए प्लस 2d तीसरी टर्म, ए प्लस 3d चौथी टर्म। अब बस इसमें वैल्यू रखो, दिया जाएगा -1.25। पेन को मैं चेंज कर लूँ, रहने देता हूँ। ओके, अब देखो -1.25 और प्लस माइनस, अगेन प्लस करना है क्या, -0.25। तो जब दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, समझ रहे हो यार, ये -1.25 प्लस हमें क्या करना है, डी जोड़ना है। इसीलिए तो मैं कर रहा हूँ, माइनस के चक्कर में मत पड़ो बेटा, वो आंसर तुम्हारा वैसा ही आएगा। तुम माइनस के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो, बस तुम्हें क्या करना है, डी की जो भी वैल्यू दी है उसको साइन के साथ फॉर्मूले में रखना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डी की जो भी वैल्यू दी है उसे साइन के साथ फॉर्मूले में रखना है। माइनस प्लस को भूल जाना है, क्या कर रहा है क्या नहीं, हमें बस यहाँ पे प्लस लिखना है और लिखना है -0.25, क्योंकि डी की वैल्यू यही तो है -0.25। देखो डी बराबर तुम्हारा दिया है -0.25, बस वही रखो। तो -1.25 और -0.25, सर ये तो हमारा -1.50 आ रहा है। यस, तो यही आएगा, जो आएगा लिख देते हैं, -1.50। फिर आई थिंक आएगा आपका -1.75 और फिर आपका आ जाएगा -1.200। तो ये आपकी चारों टर्म आ चुकी है। ओके, तो कुल मिला के मैं आपको यहाँ पे क्या समझाया, मैं यहाँ पे आपको यही समझाया कि बस आपको फॉर्मूले पे कमांड रखना है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और जो भी वैल्यू है उसको साइन के साथ रख देना है। बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, प्लस माइनस जो आएगा आंसर आ जाएगा, गलत कभी नहीं होने वाला। अगर आप इस मेथड से जाते हो, कर लेना, कहीं के क्वेश्चन कर लेना एपी का, इस मेथड से करोगे कहीं से भी गलती नहीं होने वाली है। मैंने क्या किया, मैंने ए लिखा, ए की वैल्यू क्या थी, -1.25, मैंने -1.25 लिख दिया। भाई जो तुम ए बोल रहे हो मैंने लिख दिया। ए प्लस डी करना था तो ए मैंने लिखा -1.25, प्लस डी करना था, डी की वैल्यू थी -0.25, मैंने वो रखा, मेरा जो आंसर आया मैंने लिख दिया। मुझे क्या मतलब क्या आ रहा है, मैं जो भाई जो फॉर्मूला है उसमें आंसर वैल्यू पुट कर रहा हूँ, साइन के साथ पुट कर रहा हूँ, मेरा आंसर आता जा रहा है, कभी कोई गलती नहीं होने वाली। अगला क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का है, फॉर द फॉलोइंग एपीज, ओके, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ओके, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो आज क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, काफी सिंपल क्वेश्चन है। 3 1 -1 -3, तो इसका फॉर्मेट कुछ कैसा होगा, ए प्लस डी, क्योंकि ये जनरल फॉर्मेट होता है। जनरल फॉर्मेट का मतलब सबके लिए ट्रू है, सबका फॉर्मेट यही होगा, ए प्लस 2d आपका, फिर आ जाएगा ए प्लस 3d, ऐसा करके ये होगा क्या, ए की वैल्यू, ए क्या होता है पहला टर्म, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 3, और ए प्लस डी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 1। तो जरा लिखो, ए प्लस डी बराबर क्या आ रहा है 1, ए की वैल्यू क्या आ गई थी 3, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और -3, तो डी की वैल्यू क्या आ गई -2। तो बस इसी के साथ आपका आंसर आ चुका है, डी बराबर आ गया -2, ए बराबर आ गया 3। पहला क्वेश्चन हो चुका है खत्म। आ जाओ दूसरे क्वेश्चन में मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पेन का कलर में कर लिया चेंज। दूसरा क्वेश्चन है ये -5 -1 3 7, तो ये भी उसी फॉर्मेट में होगा, ये भी होगा ए, ये वाला सर दूसरा टर्म है, तो दूसरा टर्म होता है ए प्लस डी, सर तीसरा टर्म होता है ए प्लस 2d, चौथा टर्म होता है ए प्लस 3d, ऐसा करके होगा सर। मुझे क्या पता, मुझे तो बस जनरल फॉर्मेट पता है और जनरल फॉर्मेट में लिख दिया। तो ए की वैल्यू तो सर यहाँ से -5 दिखाई दे रही है, तो लिख दे बेटा, ए की वैल्यू आ गई -5। सर ए प्लस डी जो है ना सर, ए प्लस डी जो है वो -1 आ रहा है। अच्छा, तो डी कैसे आएगा सर, डी आ जाएगा -1 और -a करके, तो जो डी आ रहा है सर वो आ रहा है -a, -1 और माइनस ऑफ ए, और ए की वैल्यू मेरे पास सर -5 दी है क्वेश्चन में। अच्छा बेटा, -5 दिए, रखो -5 और माइनस ऑफ माइनस माइनस कितना हो गया +5, तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो बस आ गया डी की वैल्यू 4। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि माइनस प्लस के चक्कर में मत पड़ो, इस वाले चीज को पकड़ लो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और बस वहीं पे वैल्यू रखते जाओ, जो भी वैल्यू क्वेश्चन में गिव है ना, तुम्हारा आंसर कभी गलत हो ही नहीं सकता। ओके, और पेपर में भी ऐसे ही करना है, टीचर को भी अच्छा लगेगा। चलो यार, मैंने अप्लाई टू ऑल पेजेस कर दिया, सारे पेजेस क्लियर हो चुके होंगे।
चलो कोई बात नहीं, हो गए तो हो गए। देखो अब ये आ गया तीसरा, ये क्या है 1/3, ये क्या है 5/3, ये क्या है 9/3, जो दिया है लिखो बस। ये क्या है 13/3, ऐसे करके चलता होगा, हमें क्या मतलब है। हमें तो सर बस इतना आप बताए हो कि एपी का जनरल फॉर्मेट होता है, पहला टर्म होता है ए, दूसरा टर्म होता है a+d, तीसरा टर्म होता है a+2d यानी कि तीसरा यानी कि 2d, चौथा यानी कि 3d, समझ रहे हो। आ गया a+3d, और बस सर हम वैल्यू रख रहे हैं, तो यानी कि सर यहाँ से तो a हमें एकदम दिख रहा है सर, एकदम a दिख रहा है। a आ गया दिस, और a+d की जो सर वैल्यू है ना, तो a+d की वैल्यू जो है वो 5/3 है। तो मैं यहाँ पे a की वैल्यू रखूंगा, यानी कि a को मैं इधर ले जाके घटाऊंगा, तो d बराबर मेरा आ जाएगा सर 5/3, और माइनस का आ जाएगा 1/3, तो ये सर मेरा आ रहा है 4/3। तो काम खत्म, d की वैल्यू आ गई। तो डी की वैल्यू क्या आ गई 4/3। और देखो मैं बस वही कर रहा हूँ जो तुम्हें बता रहा हूँ, मैं बस वही कर रहा हूँ, मैं कुछ हवाबाजी नहीं कर रहा, कुछ यहाँ पे एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहा, जो तुम्हें बताया हूँ वही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ। और तुम देख सकते हो तुम्हारे आंखों के सामने सारा एक्सरसाइज एकदम मक्खन की तरह होता जा रहा है, कहीं पे भी अभी तक एक भी गलती मुझसे नहीं हुई है। बस यही तुम्हें भी करना होता है। मैथमेटिक्स का सिंपल अप्रोच यही होता है, कॉन्सेप्ट को एक बार क्लियर कर लो, फॉर्मूले को एक बार क्लियर कर लो, वैल्यू रखते जाओ, आंसर आता जाएगा, और मैथ में कुछ नहीं करना होता। ओके चलो आ जाओ आगे चलते हैं। क्लियर किया। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 0.6, फिर आ गया 1.7, फिर आ गया 2.8, फिर आ गया 3.9। और सर आप बोल रहे थे कि एपी में हमेशा कुछ ना कुछ जोड़ के आता है, तो देखो तुम यहाँ पे जब कुछ ना कुछ जोड़ोगे तो तुम्हारा आ जाएगा। यहाँ पे क्या जोड़ा गया है, यहाँ पे 1.1 जोड़ा गया है, जरा इसमें 1.1 जोड़ो, 1.17, 1.17 में फिर 1.1 जोड़ो तो ये 2.8, और 2.8 में फिर 1.1 जोड़ो तो ये आ रहा है 3.9। मुझे आई थिंक आंसर मुझे मतलब ऐसे ही दिख रहा है भाई, डी आएगा 1.1 और जो ए आएगा वो आएगा 0.6। बट फिर भी तुम्हारे लिए कर दे रहा हूँ। देखो ये पहला टर्म ए, दूसरा टर्म a+d, तीसरा टर्म a+2d, चौथा टर्म आ जाएगा a+3d, ऐसा करके आता जाएगा। मुझे क्या मतलब है, तो a बराबर आ गया सर 0.6, और a+d की जो वैल्यू आ रही है, पेपर में ऐसा ही करना है बेटा, पेपर में डायरेक्टली आप नहीं कर सकते। ओके तो a+d की वैल्यू आ रही है सर 1.7, तो d बराबर सर मेरा आ रहा है 1.7 माइनस a का मतलब 0.6, तो सर ये मेरा आ रहा है 1.1। तो बस d की वैल्यू भी मेरे पास आ गई, और मैं यही तुमको बोल भी रहा था 1.1, यानी कि ए की वैल्यू क्या आ चुकी है 0.6 और डी की वैल्यू क्या आ चुकी है 1.1। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सारा खत्म हो चुका है। बार बार मैं बस यही बात रिपीट कर रहा हूँ, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एपी का मतलब होता है a+d, a+2d, a+3d, a+4d, ऐसे करके आपको बस लिख लेना है। फॉर्मूला है वही नॉर्मल सा, जनरल फॉर्म वही है, और उसमें आपको साइन के साथ वैल्यू रखना है। डी नेगेटिव में दिया है नेगेटिव रख दो, पॉजिटिव दिया है पॉजिटिव रख दो, जैसा दिया है वैसा रख दो, आंसर आ जाएगा, गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एपी, यानी कि कौन सा जो है फॉलोइंग एपी है, अगर एपी है इफ दे फॉर्म एन एपी, यानी कि अगर ये सीक्वेंस जो दी गई है अगर वो एपी में है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड द राइट मोर टर्म्स, यानी कि हमें अगर वो एपी में है तो डी भी निकालना है और कुछ और टर्म्स में लिखना है। तो यहाँ पे ध्यान से मेरी बात सुनो, क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन बस इतना सा कह रहा है बेटा, क्वेश्चन बस इतना सा कह रहा है कि आपको जो भी सीक्वेंस दी गई है सबसे पहले तो पहचानना है कि क्या वह एपी में है, और अगर एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, और हमें कुछ और ज्यादा नहीं टर्म्स भी लिखनी है। आ जाओ पहला क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, क्या आ रहा है 2, 4, 8, 16। भाई ये तो अंधा टटोल के बता दे कि सर ये एपी में नहीं है, क्योंकि सर 2 और 4 का डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 2, और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 4, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 8। तो क्या डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, नहीं डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आ रहा। एपी का पहला रूल क्या होता है, एपी का पहला रूल नहीं होता है कि दो टर्म का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट आता है, दो कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट आ रहा है। जब भी मैं दो टर्म बोल रहा हूँ तुम कंजिक्यूटिव अपने आप जोड़ लो उसमें। ओके तो दो कंजिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस आता है वो हमेशा कांस्टेंट आता है। तो देखो दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, तीसरा टर्म माइनस दूसरा टर्म, लेकिन यहाँ पे तो अलग अलग आ रहा है। यहाँ पे डी क्या, इसमें डिफरेंस कितना क्या है 2 का आ रहा है, फिर इसमें डिफरेंस 4 का आ रहा है, फिर इस डिफरेंस 8 का आ रहा है। तो ऐसा करके हमारा डिफरेंस आ रहा है, तो यानी कि नॉट एन एपी, नॉट एन एपी, और एपी है ही नहीं तो डी नहीं निकाल सकते और ना ही अगले हम टर्म लिख सकते हैं। तो बस पहला क्वेश्चन ये था, पहला क्वेश्चन समाप्त। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन मुझे भाई अभी दिख रहा है कि एपी में है, मैं तुम्हें भी दिखा देता हूं। तो दूसरा क्वेश्चन 2, 5/2, 3, 7/2, और ऐसे करके चलता जाएगा। जरा दो का डिफरेंस देखो, तो 5/2 माइनस 2, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 1/2, 1/2 ही तो आ रहा है यार, ये ढाई लिखा है ये 2 लिखा है। ओके फिर इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 1/2, फिर जरा इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का फिर डिफरेंस क्या आ रहा है 1/2। तो क्या सर ये एपी में है, यस बेटा ये एपी में है। तो एपी में है तो इसका डी कितना आ रहा है, डी का मतलब क्या होता है दो कंजिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस, तो दो कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कितना आ रहा है 1/2, तो डी की वैल्यू होगी 1/2। ओके और हमें कुछ और भी टर्म्स लिखने थे, तो 7/2 तक तो लिखा ही है, हमें क्या करना होता है जितने भी आगे टर्म लिखने होते हैं उसमें
कॉमन डिफरेंस को जोड़ना होता है, तो ये आ जाएगा +1/2। अब जो भी आया ये 7/2 + 1/2 और एक बार और इसमें 1/2 जोड़ दो तो फिर अगला टर्म आ जाएगा फिर 1/2 1/2 और एक बार और 1/2 जोड़ दो तो फिर तुम्हारा अगला टर्म आ जाएगा। वही मैं कर रहा हूँ, a + d, a + 2d, a + 3d, समझ रहे हो? देखो a, यहाँ पे अगर मैं इसको a मान रहा हूँ तो ये a है, तो a + d, a + 2d यानी कि 2 बार 1/2, अगर a + 3d यानी कि 3 बार 1/2, तो बस इसको सॉल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा जो भी आए। जैसे 7/2 और 1/2 जोड़ रहे हो तो ये आ रहा है 4, फिर जोड़ोगे तो तुम्हारा कुछ ये 4 आ गया ना, तो 4 आ गया तो फिर तुम्हारा आई थिंक 5/2 या फिर 7/2 ऐसा करके 8/2 9/2 ऐसा करके आगे चल के सीक्वेंस बनता चला जाएगा। ओके, तो बस इसी के साथ आपका दूसरा क्वेश्चन भी खत्म हुआ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3वां क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 3वां आपसे ये कह रहा है -1/2। सर माइनस देख के डर गए, डर क्यों रहा है भाई? डर क्यों रहा है? डरने वाली कौन सी बात है? जो होगा देखा जाएगा, अच्छा ही होगा। 7/2 ऐसे करके चलता जा रहा है। जरा इन दोनों का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस का मतलब क्या हो गया? अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, तो जरा करो भाई। -3/2 -(-1/2) कितना आ रहा है? -3/2 और सर ये तो +1/2 आ रहा है, सर ये तो -2 आ रहा है। ओके, तो यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया -2। जरा इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, आई थिंक -2 ही आ रहा है। जरा इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, ये भी -2 ही आ रहा है। फिर आगे करोगे -2 ही आएगा, यानी कि क्या सर ये एपी है? यस, क्यों? क्योंकि दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, तो ये एपी है। तो डी की वैल्यू क्या आ गई? डी की वैल्यू आ गई -2। और बस आगे के तुम्हें अगर और टर्म बनाने हैं तो बस इसमें -2 करो, अगला आ जाएगा। तो यानी कि अगर मैं इसमें और -2 करता हूँ तो अगला टर्म क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा ना, -9/2 -11/2 -13/2 ऐसा करके आगे चलता जाएगा ये सीक्वेंस। तो आई थिंक तीसरा क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन हो चुका है, तो चलो तीसरे के बाद मैं सीधे पांचवें पर मूव कर जाता हूँ। चौथा आप होमवर्क में करना। तो पांचवा क्या है? 3 + 3 + √2। भाई ये तो मैं क्यों ही उठा रहा हूँ, ये तो दिख रहा है साफ साफ भाई। 3 + 2√2, 3 + 3√2, 3 + 4√2। तो ये तो भाई साफ साफ ही दिख रहा है। देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? √2। इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आ रहा है? √2। इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आ रहा है? अगेन √2। इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आ रहा है? अगेन √2। और बस आगे के कुछ टर्म्स लिखने हैं। तो क्या सर ये एपी में है? डेफिनेटली बेटा ये एपी में है। क्यों सर एपी में है? क्योंकि दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट है, तो ये क्या है? एपी में है। अब एपी में है तो यहाँ पे डी हमसे पूछा था, तो डी बराबर क्या आ गया? √2। और आगे का टर्म लिखना है तो आगे का टर्म आ जाएगा 5√2, फिर आ जाएगा 6√2, फिर आ जाएगा 3 + 7√2, ऐसे करके आगे ये चलता जाएगा। तो बस इसी के साथ पांचवा क्वेश्चन खत्म। तो पांचवा क्वेश्चन के बाद मैं सीधे मान लो मूव कर जाता हूँ आठवें क्वेश्चन पे। आठवां क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। अच्छा क्या है? ये क्वेश्चन कर चुके हो तुम पहले ही, मैं बस तुम्हें हवाबाजी कर रहा हूँ। हवाबाजी इसे कहते हैं, हवाबोजी करना, हवाबोजी। तो फिर यहाँ पे आ गया आठवां। तो आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? -1/2, फिर आ जाएगा -1/2, फिर आ जाएगा -1/2, फिर आ जाएगा -1/2। तो सर इसमें इसका इसका डिफरेंस कितना है? 0। इसका इसका डिफरेंस कितना है? 0। इसका इसका डिफरेंस कितना है? 0। सर क्या कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है? यस। अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है तो ये क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है? यस, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें आगे के टर्म लिखने हैं, तो जब 0 है तो 0 0 0 0 आगे भी जोड़ते चले जाओ, क्योंकि हमें क्या करना होता है? डी को अगले टर्म में जोड़ना होता है। जैसे ही डी को अगले टर्म में जोड़ोगे तुम्हें उसका अगला टर्म मिल जाएगा। उस टर्म में फिर डी जोड़ोगे, फिर अगला टर्म मिल जाएगा, फिर डी जोड़ोगे, फिर अगला टर्म मिल जाएगा। तो बस वहीं अब आगे करते जाना, तुम्हारा आंसर आता जाएगा। तो आठवें तक यहाँ पे मैंने लिया। अगला आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद तुम्हें मिल गया है ये नौवां क्वेश्चन। तो नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? नौवां क्वेश्चन है 1 3 9 27। तो तुम देख सकते हो यार, इसका डिफरेंस कितना है? 2। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो है 6। इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो वो कितना आ रहा है? 18। तो तुम देख सकते हो कि डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, तो नॉट एन एपी, नॉट एन एपी। तो जब एपी है ही नहीं तो करें ही क्यों? बाय द वे है क्या? ये जीपी है, क्योंकि देखो एक में 3 से गुणा किया 3 आया, 3 में फिर 3 से गुणा करोगे 9 आएगा, 9 में फिर 3 से गुणा करोगे 27 आएगा, 27 में फिर 3 से गुणा करोगे 81 आएगा, 81 में फिर 3 से गुणा करोगे 243 आएगा। और ऐसे करके 3 3 3 3 करते जाओगे, गुणा करते जाओगे, नए नए टर्म मिलते जाएंगे। तो ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। जानबूझ के तुम्हें ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इसमें दिया गया ताकि बस इसका एक फ्लेवर मिल जाएगा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता क्या है, ताकि जब आगे तुम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पढ़ो तो तुम्हें वो चीज आसान लगे, समझे? इसीलिए ऐसा जानबूझ के किया गया है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 10। तो यार ये तो दिख रहा है ए, फिर 2a, फिर 3a, फिर 4a, तो ऐसे करके ये चलता जाएगा। तो a है तो यानी कि इनका दोनों का डिफरेंस क्या है? a। फिर इन दोनों का डिफरेंस क्या है? अगेन a। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? फिर अगेन a। तो यानी कि d बराबर क्या आ गया? a। कॉमन डिफरेंस जो d है वो क्या आ रहा है? a।
और अगला टर्म क्या आ जाएगा 5a, ए जोड़ते जाओ 5a 6a 7a ऐसा करके आते जाएगा, तो ये भी खत्म हो चुका है। तो आई होप ये लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो ये क्या है, ये अगेन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसमें ए से गुणा किया जा रहा है, यानी कि एपी नहीं है। अब ये क्या है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इस वाले क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ। तो ये वाला आ गया √2, और देखो यहाँ पे लिखा है 2√2, यहाँ पे लिखा है 3√2। सर हमें तो नहीं दिख रहा है, बस आप ही लिखे जा रहे हो सर, हमें तो दिख ही नहीं रहा है। देखो दिखेगा, √8 है ना बेटा, √8 को जरा खोपचे में लाओ। तो √8 को जब खोपचे में लाओगे तो लिखोगे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये आ गया 4, यानी कि 2 × 2, तो एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो ये 2√2। √18 को जरा खोपचे में लाओ, √18 को खोपचे में लाओगे तो इसको लिखोगे 3 गुणे 3 गुणे 2, तो अगेन ये पेयर बन जा रहा है, तो बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया 3√2। तो आई होप तुम समझ गए होगे। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, √2, क्योंकि 2√2 में से भाई एक 2 आम में से एक आम घटाओगे कितना आम बचेगा, एक आम, यानी कि √2। अब देखो 3 आम में से फिर 2 आम घटा रहे हो तो कितना आम बचेगा, √2 को मैं आम बोल रहा हूँ, तो 2 आम और 3 आम, इसको घटाओगे कितना आम बचेगा, √2, तो फिर √2 फिर √2, ऐसे ही √2 आता चला जाएगा। आगे के टर्म्स क्या आ जाएंगे, 5√2, फिर आ जाएगा 6√2, फिर आ जाएगा 7√2। तो ये आगे के टर्म, और क्या सर ये एपी में है, तो भाई अब कितनी बार बोलूं, दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो एपी में है। समरी बस यही है कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर कांस्टेंट आ रहा है तो वो एपी में है। तो डी की वैल्यू क्या आ गई सर, डी की वैल्यू बेटा आपकी √2 आ गई। ओके, तो उसके बाद मैं सीधे मान लो कि तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन करा देता हूँ, एक्स भी 15वां क्वेश्चन। बाकी तुम क्वेश्चन कर लेना, काफी आसान क्वेश्चन है। ये आ रहा है 1², उसके बाद आ रहा है 25, उसके बाद आ रहा है 49, उसके बाद आ रहा है 73। तो आई थिंक ये भी बेटा एपी में मुझे दिख रहा है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस, कलर चेंज कर लेता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा 24, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 24, फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 24। तो सर आप देख सकते हो दो कंसेक्यूटिव टर्म, यानी कि अगला टर्म माइनस पिछला टर्म अगर डी आ रहा है तो वो सीक्वेंस किस में है, एपी में है। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 24, और अगला टर्म क्या आ जाएगा, इसमें 24 और जोड़ देना, फिर जो आएगा फिर उसमें 24 जोड़ देना। तो बस इसी के साथ बेटा आप देख सकते हो कि पूरा एक्सरसाइज जो आपका 5.1 था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसका कॉन्सेप्ट के साथ मैं पूरा एक्सरसाइज करा चुका हूँ। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करना, नया चैनल देख के यार आप लोग इग्नोर कर रहे हो, प्लीज सब्सक्राइब करना, बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए। और यहाँ पे जो भी मिलेगा आपको 10th से ऊपर ऊपर का ही मिलेगा, एडवांस ही मिलेगा, उससे नीचे की कोई हम बात नहीं करते। जो भी मिलेगा कॉन्सेप्चुअल मिलेगा। आज आपने क्या कॉन्सेप्ट सीखा बेटा, आज आपने बस यही कॉन्सेप्ट सीखा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वो a+d a+2d a+3d फॉर्म का होता है। दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, तो उसे हम एपी बोलते हैं, और हमेशा हम डी को जोड़ जोड़ के अगला टर्म बनाते चले जाते हैं। सर आपने ये भी हमें बताया कि हमेशा हमें यही मानना होता है a+d a+2d, और जो भी वैल्यू दी रहता है उसको हम डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो इससे हमें कभी गलती नहीं होता। तो ये बेटा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले यार, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है आपके लिए। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, डेली लगभग 2 वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, सोल्यूशन कैसा लगा कमेंट में थोड़े प्यारे बहुत कमेंट करना। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखें, टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।